नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो भोपाल से बड़ी खबर है, 4 धाम यात्रा पर गए 3 श्रद्धालुओं का निधन हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है और परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा भी सीएम ने की है। यात्रा में फंसे प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। हेल्पलाइन आपको बता रहे हैं 011267720507555। ये हेल्पलाइन नंबर है। दूसरा हेल्पलाइन नंबर आपको बता रहे हैं 27080555075527080559। ये हेल्पलाइन नंबर है और ये जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर 4 धाम यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं का निधन हो गया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर अब दुख जताया है और साथ ही मुआवजे की घोषणा भी कर दी गई है। परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा सीएम ने की है और साथ ही जो श्रद्धालु यात्रा में फंसे हैं उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो ये हेल्पलाइन नंबर आप अपने परिजनों को, परिचितों को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आप IBC 24 पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और साथ ही 4 धाम में यात्री गए थे, श्रद्धालु गए थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत की खबर है। उसके बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत दुख जताया और साथ ही परिजनों को 4-4 लाख रुपए घोषणा देने की ऐलान कर दिया है। तो देखिए मौसम का रुख किस तरह से बदल रहा है। फिलहाल अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि किस वजह से उनका देहांत हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 3 श्रद्धालु जो 4 धाम यात्रा पर गए थे उनका निधन हो गया और सीएम ने अब हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, साथ ही 4-4 लाख मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। और 4 धाम यात्रा पे लगातार रश देखा जा रहा है, भीड़ देखी जा रही है। शायद इसी वजह से तीनों श्रद्धालुओं का निधन हुआ है। फिलहाल हेल्पलाइन नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जरूर शेयर करें उन लोगों को जो 4 धाम यात्रा पर गए हैं। तो वहीं राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर अपने एक बयान को लेकर घिर गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को भी नगर निगम में बिठा दो, समस्या खत्म नहीं होगी, और अगर सारी समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम रहेगा क्यों। उनके इस बयान के बाद अब भाजपा जमकर हमला बोल रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा है कि महापौर से नगर निगम संभल नहीं पा रहा तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जनप्रतिनिधि के लिए ऐसा बयान दुर्भाग्यजनक है। इसी से पता चलता है कि 5 सालों तक जनता के साथ कैसा अन्याय किया गया। मंत्री रामविचार नेताम ने भी महापौर पर हमला बोला और कहा कि उनके जाने का टाइम आ गया है, चलाचली की बेला अच्छे से निपट जाए तो अच्छा है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा पार्षदों ने भी महापौर के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर PM साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उनके बारे में क्या बोलना, बहुत सारे लोगों ने बोल चुका है। अब उनका जाते जवाते का टाइम है, चलाचली के बेला है, तो अच्छे से निपट जाए। अच्छे तो वहीं बिलासपुर में एक बार फिर निगम का बुलडोजर एक्शन मोड पर है। इमलीपारा रोड में 50 से ज्यादा अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इस दौरान निगम को कब्जाधारियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए निगम ने बुलडोजर एक्शन जारी रखा। निगम अधिकारियों ने बताया कि सत्यम चौक से इमलीपारा होते हुए पुराना बस स्टैंड तक सड़क का चौड़ीकरण होना है, लेकिन कब्जाधारियों और लीज होल्डरों की वजह से ये करीब 10 साल से प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से ट्रैफिक दबाव की बड़ी समस्या का समाधान हो सकेगा। की टीम आई है हमारी। ये रोड चौड़ीकरण का जो रास्ता है, हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर हम अतिक्रमण की टीम आई है हमारी नगर निगम से, और सभी को हमने हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर हमने सबको समझाइश दिया था। इनको जगह भी दिया गया था, तो इनको सूचना भी दी थी कि अल्टरनेट जगह पे आप शिफ्ट हो जाइए और दुकान अपना खाली करिए। तो इनके द्वारा खाली करने का मना कर दिया था। तो इस स्थिति में आज हमने इन पे
फिर अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे हैं। कंटेम्प्ट पिटीशन लगा हुआ है, परसों हीरिंग है, इसलिए वो डर गए हैं कि कंटेम्प्ट लगा है, इनको जरूर रुकावट होगी, क्योंकि हम गलत एक्शन किए, वो विवादित जिसमें हाईकोर्ट में खुद केस चल रहा है उसकी जगह को दिए हैं, इसलिए ये आज तोड़ दिए। क्यों? और लीज भी यहाँ पे पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ की डबल बेंच ने एक बार शहर की स्वर्ण रेखा नदी के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट की डबल बेंच में नगर निगम को नए प्लान के साथ डीपीआर पेश करनी थी, लेकिन वो पेश नहीं कर पाई है। साथ ही अधिकारियों ने फिर 2 महीने का समय मांगा है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। तो वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि लगातार 6 महीने से नगर निगम डीपीआर को लेकर समय मांगता आ रहा है, लेकिन आज तक पेश नहीं कर रहा है, जिससे जाहिर होता है कि वो कोर्ट को गुमराह कर रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने नगर निगम के अफसरों को फटकार लगाई, साथ ही 5 अगस्त को डीपीआर के साथ पेश होने के आदेश दिए। हमारे द्वारा पिछली सुनवाई पर ये कहा गया था कि इसमें जो एलिवेटेड रोड बनना है उसके पिलर जो गाड़े जा रहे हैं उससे ट्रंक लाइन डैमेज हो रही है, लोग जो है गंदगी से परेशान है, सीवर जो खुले में बह रहा है उससे परेशान है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। माननीय न्यायालय ने कहा है कि इसे पूरे मामले को जो है आचार संहिता के बाद आफ्टर इलेक्शन हम लोग पूरे विस्तृत तौर पर इसको सुनेंगे। जबलपुर में गेहूं खरीदी में हुए करोड़ों के घोटाले में कई तथ्य उजागर होते जा रहे हैं। बता दें कि शहपुरा ब्लॉक के राघव वेयरहाउस में बड़ी मात्रा में खराब गेहूं रखे होने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलने पर तहसीलदार और क्षेत्रीय विधायक ने मौके पर पहुंचे और जांच के दौरान हजारों क्विंटल अमानक गेहूं पाया गया है। वेयरहाउस संचालक ने सोसाइटी कर्मचारियों के साथ साठगांठ कर नॉन यानी कि खराब गेहूं को वेयरहाउस में बड़ी मात्रा में लगाए गए स्टैक्स के बीच बोरियों में भरकर छिपाकर भंडारण किया था। इसके बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस राघव वेयरहाउस की जांच फूड कंट्रोलर ने चंद दिनों पहले ही की थी और डीएमओ ने जांच के बाद उसे क्लीन चिट भी दे दी थी। वहीं किसानों के साथ भी गेहूं खरीदी में फर्जीवाड़े किए जाने की बात सामने आ रही है। इस वेयरहाउस की शिकायतें लगभग मेरे पास तो 20-25 दिनों से थी और मैंने समिति के लगभग नीचे के स्तर पे सभी कर्मचारियों को, ऑपरेटर से लेके उनके वेयरहाउस मालिक से लेके खरीदी केंद्र प्रभारी, इनको खबर भेजी थी कि आपके वेयरहाउसों की शिकायत है, आप जो भी शिकायतें आ रही किसानों की शिकायतों का आप निराकरण करें, अवैध या अनैतिक रूप से आप पैसे की वसूली ना करें। देखिए, मौके पर यदि मान लो 1 बोरी भी पुराने गेहूँ का और घुने हुए गेहूँ का मिलता है तो जाहिर तौर पर लापरवाही की गई, बल्कि लापरवाही नहीं, इसको मैं मिलीभगत कहूँगा। जनरल ऑफिसर्स को कहा है कि मुझे आज 11 बजे तक ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि कितनी बोरियां ऐसी हैं मौके पे चेक करके जिनमें कि टैग लगे हुए नहीं। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल रायपुर के सचिव अलका दानी ने बुधवार को साल 2024 का मुख्य परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 96.35% रहा। मुख्य परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में कुल 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 9वीं से 12वीं तक 3,504 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 1,891 छात्र और 1,305 छात्राएं सहित कुल 3,196 उत्तीर्ण हुए। 10वीं में चंद्रभागा कश्यप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं 12वीं में छात्रा यामिनी भगत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौरान सचिव अलका दानी ने कहा कि सफल परीक्षार्थियों को बधाई देती हूं। वहीं जो परीक्षार्थी असफल हो गए हैं उन्हें निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। वहीं छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ाई का पैटर्न बदलने जा रहा है। अब सरकारी स्कूल में एक ऐसा शिक्षक होगा जो छात्रों को अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग देगा। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कक्षाओं के लिए एक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। SCERT ऐसे शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। SCERT के अतिरिक्त संचालक JP रथ का कहना है कि अब सरकारी स्कूलों के छात्रों की अंग्रेजी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हर सेक्शन से एक शिक्षक को अंग्रेजी बोलने की कला सिखाई जाएगी। वे शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी सिखाने में मदद करेंगे। आंग्ल भाषा, इंग्लिश भाषा, इसको लिखना तो बेहतरीन रूप से जान लेते हैं, पढ़ाना भी जान लेते हैं, लेकिन उनकी वाक शक्ति बढ़े, बोलने की क्षमता बढ़े, संप्रेषण क्षमता बढ़े, मतलब संक्षेप में हम उसे कहें कि स्पीकिंग इंग्लिश भी अच्छी तरीके से हमारे सारे शिक्षकों को आए।
रायगढ़ में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है। लघु और कुटीर उद्योगों को एक जगह बसाने के लिए योजना बनाई गई थी। इंडस्ट्रियल पार्क में सड़क, पानी, बिजली, अन्य जरूरी सुविधाएं भी मुहैया करानी थी। 5 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण करना था और योजना पर 2 करोड़ खर्च भी करने थे, लेकिन अधिकारियों की लेट लतीफी के चलते योजना आगे नहीं बढ़ पाई। विपक्ष में बैठे पार्षदों का कहना है कि निगम ने शुरुआती दौर से ही इस योजना के प्रति उदासीनता बरती, नतीजतन योजना अधर में लटक गई। वहीं महापौर का कहना है कि योजना के तहत स्थान का चयन कर लिया गया है। चुनाव की वजह से योजना का काम प्रभावित हुआ। शासन के निर्देश मिलने पर योजना पर आगे काम किया जाएगा। आज पर्यंत तक नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इंडस्ट्रियल पार्क की पूरी सपना को इन लोगों ने चकनाचूर कर दिया। आज भी हम देखते हैं कि जमीन आरक्षित होने के बाद भी 2 करोड़ रुपए की राशि आवंटित होने के बाद भी इस योजना के लिए कोई कारगर कदम नगर निगम ने नहीं उठाया। चुनाव के बाद सरकार बदलने के कारण अभी दिशा निर्देशा नहीं आने के कारण काम रुका हुआ है। अब जैसे ही दिशा निर्देशा आने के बाद ही आगे बढ़ पाएगी, उस काम को बढ़ा पाएंगे। अभी स्थिर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। वे 75 साल की थीं। पिछले 2 महीने से बीमार होने से दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती किया गया था। उन्होंने बुधवार सुबह 9:30 बजे अंतिम सांस लिए। देखिए इस पर पूरी रिपोर्ट। ग्वालियर राजघराने की राजमाता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का बुधवार सुबह निधन हो गया। माधवी राजे ने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। राजमाता माधवी राजे सिंधिया की तबीयत काफी दिनों से बेहद नाजुक थी। उनके लंग्स में इंफेक्शन हो गया था। राजमाता के निधन के बाद उनकी पार्थिव देह को दिल्ली में रखा गया, जिससे देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। माधवी राजे सिंधिया का जन्म नेपाल के शाही परिवार में हुआ था। उनके दादा शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। विवाह से पहले उनका नाम प्रिंसेस किरण राज्यलक्ष्मी देवी था। 1966 में उनका विवाह ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार के राजकुमार माधवराव सिंधिया के साथ हुआ। मराठी परंपरा के मुताबिक शादी के बाद उनका नाम बदल गया और उनका नया नाम माधवी राजे सिंधिया हो गया। माधवी राजे के पति पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया का 30 सितंबर 2001 को यूपी के मैनपुरी के पास एक विमान हादसे में निधन हो गया था। पहले उन्हें महारानी कहा जाता था, लेकिन माधवराव सिंधिया के निधन के बाद उन्हें राजमाता कहा जाने लगा। ग्वालियर की राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन की खबर के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में शोक की लहर है। बहुत बड़ा शोक है ये, एक राजघराने की राजमाता का देहावसान हुआ है, तो हम सब लोगों की तो बहुत ही बड़ा दुख है। जो 11 बजे सुबह उनकी बॉडी आ जाएगी और शाम को 5 बजे फिर होगा सब लोग। मेरा तो बड़ा पारिवारिक उनसे नाता रहा है और वो मुझे बहुत स्नेह करती थी और सभी उनके सामाजिक कार्यों में जहाँ पर भी चाहे वो चुनाव प्रचार हो तो अधिकांश में उनके साथ रहता था। ग्वालियर चंबल संभाग के लिए नहीं, पूरा हम सब के लिए बड़ी दुखद घटना है कि ममतामयी राजमाता हमारे बीच नहीं रही। दुखद है और उनका कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया और राजमाता साहब के आशीर्वाद से मुझे राजनीति में काम करने का सौभाग्य मिला। कई अवसरों पर उनका आशीर्वाद मिला। राजमाता जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें, अपने श्री चरणों में स्थान दें और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सहित संपूर्ण परिवार को और उनके सभी अनुयायियों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार गुरुवार को ग्वालियर में है। सुबह 10:45 पर ग्वालियर एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव देह लाया जाएगा। इसके बाद 11:45 पर रानी महल में पार्थिव देह पहुंचेगा, जहां 12:30 से 2:30 बजे तक रानी महल में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 2:30 बजे से 3 बजे की अंतिम यात्रा की तैयारियां होगी और इसके बाद 3:30 बजे सिंधिया परिवार की छतरी के लिए रवाना होगी। शाम 4 से 5 बजे के बीच राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार होगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।
तो वहीं जबलपुर के दमोह नाका से मदन महल के बीच बन रहा फ्लाईओवर 80% पूरा हो चुका है। इसके पूरा होते ही लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। देखिए इंजीनियरिंग के इस अद्भुत नमूने पर हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें दिल्ली मुंबई जैसे महानगर में बने किसी फ्लाईओवर की नहीं, बल्कि देश के दिल मध्य प्रदेश की संस्कारधानी में बन रहे प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर की है। नायाब इंजीनियरिंग और बेहतरीन तकनीक की मिसाल ये फ्लाईओवर जबलपुर के दमोह नाका से मदन महल के बीच बन रहा है। इसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। इन तस्वीरों को देखकर आप इसकी खूबसूरती और भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। इसे बनाने में 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। का निर्माण कार्य 2019 के आखिरी और 20 में स्टार्ट हुआ, परंतु कोविड के कारण लगभग 1 से 1.5 साल का समय ऐसा था जिसमें काफी इसकी शुरुआत से ही इसमें जो गति प्रभावित हो गई थी। फ्लाईओवर के निर्माण का 80% काम पूरा हो चुका है। मदन महल रेलवे स्टेशन के ऊपर से गुजरने वाले स्टे केबल ब्रिज का निर्माण होना बाकी है, जिसके 3 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। इसका लगभग 80% कार्य पूर्ण हो गया है और हमें उम्मीद है हम अक्टूबर तक इस कार्य को पूरा कर लेंगे। इस फ्लाईओवर के निर्माण का काम साल 2019 में शुरू हुआ था। शानदार आर्किटेक्चर का नमूना ये फ्लाईओवर शुरू होने के बाद जबलपुर के विकास में यकीनन मील का पत्थर साबित होगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो देश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन मानसून खुशखबरी लेकर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून इस साल समय से पहले दस्तक देने वाला है। दक्षिण और पश्चिम मानसून समय से पहले अंडमान निकोबार में दस्तक देने वाला है। भारत में इस साल मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की भी संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी इस बार समय से पहले मानसून दस्तक दे सकती है। 13 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि 19 मई को अंडमान निकोबार में मानसून की एंट्री हो जाएगी। 1 जून को केरल में पहुंचने का समय निर्धारित है। वहीं 5 जून से छत्तीसगढ़ में प्री मानसून बारिश होने की संभावना है। 13 जून तक बस्तर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं द केजरीवाल शो। इनकी ढपली इनके राग। अरविंद केजरीवाल CM दिल्ली स्टेट, जो ना करें कम है। सियासत के 16 स्वैगों में रगे पगे, अलग ही मिट्टी के बने हैं वो। जब से सत्ता में आए हैं बीजेपी से उनका नाता तू डाल डाल मैं पात पात वाला रहा है। ऐन चुनावी दौर में केजरीवाल जेल पहुंच गए, अब किसी तरह बाहर आए हैं और अपना पूरा सियासी इंद्रजाल फैलाने में लग गए हैं। वादे, दावे, आरोप और इमोशनल संबोधनों के जरिए केजरीवाल अपने चुनावी कैंपेन को बूस्ट कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटिक्स का एक के फैक्टर आखिर क्या गुल खिलाने वाला है, इसकी बानगी ही अभी हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर केजरीवाल सामने हैं तो ये कहना ही पड़ेगा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से 50 दिन के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। उन्हें 1 जून तक जेल से बाहर रहने की इजाजत है। जेल से अंतरिम बेल पर बाहर आते ही वो चुनावी मोर्चे पर कूद पड़े हैं। अंदाज वही पुराना है, लेकिन निशाने पर है बीजेपी, उनमें भी सबसे ज्यादा PM मोदी। अब तक की सभाओं में उन्होंने क्या क्या कहा, सुनाते हैं आपको सिलसिलेवार ढंग से। केजरीवाल जब जेल से निकले तो उनका भव्य स्वागत हुआ। जेल से बाहर आते ही उन्होंने तानाशाही से लड़ने की बात छेड़ दी। क्या कहना था केजरीवाल का, आपको सुनाते हैं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी सभाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है,
आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक बयान में पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर भी बड़ी बात कह दी। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। पीएम मोदी रिटायर हो जाएंगे और अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। लेकिन उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बड़ी बात कही है। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोड शो का सिलसिला जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महरौली में भी रोड शो किया। रोड शो में अरविंद केजरीवाल का तेवर बीजेपी पर जमकर हमलावर था। इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, मैं मन में यही सोच रहा था मेरा कसूर क्या है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, बहुत छोटा सा आदमी हूं मैं, और एक छोटी सी पार्टी है हमारी, 2 राज्यों के अंदर पार्टी है। ये लोग तो बहुत बड़े हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं ये लोग तो। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बना के दिए। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिए, दिल्ली वालों का इलाज मुफ्त कर दिया, सरकारी अस्पताल अच्छे बना दिए। यही कसूर है ना मेरा। ये लोग ये सब कुछ बंद करना चाहते हैं, ये सब बंद करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार को ठप करना चाहते हैं। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में भेज दिया, इन्होंने सतिंदर जैन को जेल में भेज दिया। कहते हैं मुसीबत आती है तो वो अकेले नहीं आती। कुछ ऐसा ही हाल आम आदमी पार्टी का है। पार्टी के कई बड़े नेता घोटालों के चलते जेल में हैं। खुद सीएम केजरीवाल किसी तरह बाहर निकल पाए हैं। एक बड़े नेता लंदन में हैं और बचे हुए आपस में ही सिर फुटौवल कर रहे हैं। आरोपों और अदालतों के चक्कर कम न थे कि स्वाति मलीवाल प्रकरण ने एक और बम फोड़ दिया है। कहते हैं सीएम हाउस के अंदर सीएम पत्नी की उपस्थिति में स्वाति मलीवाल पिट गई।
वो भी सीएम साहब के पीए के हाथों। इस चटपटी खबर को बीजेपी आईटी सेल ने जमकर परोसा। हालांकि स्वाति खामोश हैं और पार्टी के एक सीनियर लीडर संजय सिंह ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी मुद्दे को भुनाना चाहती है। बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर उतरी और सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष है और उनके प्रति जब कोई अत्याचार होता है तो स्वाभाविक रूप से हम चाहेंगे कि एक एफआईआर दर्ज हो। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। मानिए कि अगर एक मुख्यमंत्री के सामने ऐसी घटना हो रही है या उनके शय पर ऐसी घटना हो रही है तो आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कितना बड़ा खतरा है महिलाओं के लिए दिल्ली में, आज इसी से स्पष्ट होता है। फिलहाल स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में सभी को दिल्ली पुलिस के अगले कदम का इंतजार है। लोग बड़ी बेसब्री से इस घटना का पटापेक्ष होते देखना चाहते हैं। कैसे मारपीट हुई, किसके कहने पर मारपीट हुई, मारपीट की नौबत क्यों आई, इन सारे सवालों से पर्दा कब उठेगा या फिर स्वाति मालीवाल का मामला दब जाएगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।